Hey, good morning everyone. Myself Dr. Poonam Singh. I will teach you polymers. Here we start. Polymers are, the name says, it is a Greek word. Poly means many, mer means parts. When these parts, these units are repeatedly joined over again and again, then the large molecule is formed. This large molecule is called polymer. This large molecule have large molecular mass and the single unit is called monomer. These monomers have specific structural units. They have specific structure. These monomeric units are joined together by some covalent bond. So this is about polymer. Now the polymerization. The process by which polymer is formed is called polymerization. Polymerization is a process in which polymer, large molecule, is formed is called polymerization. For example, this is the structure of monomer. This is polyethylene. जैसे कि आप सोचते हैं देखा हो सुना भी होगा आपने पॉलीइथिलीन. पॉलीइथिलीन इज व्हाट? इथिलीन. इस किसी भी पॉलीमर के नेम के अंदर ही उसका स्ट्रक्चर छुपा हुआ होता है. वो कैसे? जैसे पॉलीइथाइलिन है तो इथाइलिन का स्ट्रक्चर क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2. CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब आपका ये पॉलीमराइज करेगा तो दिस डबल बॉन्ड जो कार्बन नंबर 1 और 2 के साथ अटैच है, दिस डबल बॉन्ड ये ओपन अप हो जाएगा और आपका ये दो सिंगल यूनिट्स एक्टिव साइट्स बनाएगा. ये इसकी फंक्शनलिटी भी होती है. तो दो एक्टिव साइट्स बनाएगा. इन दो एक्टिव साइट्स पे दोनों एंड पर अलग अलग दोनों एक इथीन मॉलिक्यूल आकर के अटैच होते चले जाएंगे और एक लॉन्ग चेन बन जाएगी जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं जहां कहीं पे भी जो भी आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है इसको इस तरीके से लिखेंगे, बिग ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर n लिख देंगे. दिस n इज शोज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. दिस n इज शोज डिग्री ऑफ DP कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन DP, राइट. Degree of polymerization, the number of monomeric units are added to the polymer is called degree of polymerization. Next चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स हम इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस. फर्स्ट इज नेचुरली अकर जो पॉलीमर्स होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उनको हम नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं. जिनको सिंथेटिकली लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है उनको हम सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं. कुछ नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल है सेल्यूलोज, नेचुरल रबर, स्टार्च एंड प्रोटीन्स आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स. सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? मैनमेड पॉलीमर्स है. पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PTFE that is Teflon, Bunized Bunine all are the examples of synthetic polymers. Man-made polymers है with the help of polymer नेचुरल पॉलीमर्स से भी जो बनाए जाते हैं उनको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं. नेक्स्ट आपका आता है it is classified on the basis of nature of monomer. monomer की nature like same kind of monomer use हो रहा है क्योंकि same word आ रहा है, that is homopolymer. अगर which is made up of only one type of monomer is called homopolymer. For example polyethylene, सिर्फ इथाइलिन इथीन बार बार रिपीटेडली अगेन एंड अगेन ऐड हो रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं? पॉलीथाइलिन. पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसके अंदर विनाइल क्लोराइड आपके पॉलीमर का स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आप इजीली बना लेंगे. CH2 डबल बॉन्ड CHCl है इसका स्ट्रक्चर. इथीन का एक H यहाँ पे किससे रिप्लेस हो गया है? Cl से रिप्लेस हो गया है. ये क्या हो गया आपका? पॉलीविनाइल क्लोराइड. डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड आपके कहाँ पर आ गए? एक ये आ गया और एक ये आ गया और दोनों कार्बन के एंड पर आप क्या लगाएंगे? बिग ब्रैकेट और ये n लगाएंगे. दिस n हमने अभी आपको बताया दिस इज DP, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, राइट. अब नेक्स्ट अगर आपका आता है कोपॉलीमर. होमोपॉलीमर इज व्हाट? जो सेम काइंड ऑफ होते हैं. कोपॉलीमर वो पॉलीमर्स which is made up of two or more types of monomers. The polymers are formed with the help of two different kinds of monomers are called copolymers. कोपॉलीमर्स का पहला एग्जांपल ब्यूना एन. ब्यूना एन में दो पॉलीमर है जिनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं. पहला मोनोमर है 1,3-ब्यूटाडाइन, दूसरा है एक्राइलोनाइट्राइल. 1,3-ब्यूटाडाइन 1 2 3 4 चार कार्बन है. वन कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है, तीसरे कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है. 1,3-ब्यूटाडाइन. स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा. चार कार्बन एटम पे पहले और तीसरे कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है.
डायईन, ईन है क्योंकि डबल बॉन्ड है। एक्राइलोनाइट्राइल, जैसे कि वहां पे विनाइल क्लोराइड था, एक H किससे रिप्लेस हुआ था, Cl से। एक्राइलोनाइट्राइल में यहाँ पे किससे रिप्लेस होता है, Cn से, राइट। तो आपको याद रखने का एक तरीका है। ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल दोनों अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू पॉलीमराइज करेंगे और क्या बनाएंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं कोपॉलीमराइजेशन। व्हेन two different monomeric units have different structures, they copolymerize to each other and they form a large molecule. This large molecule name is, because buna is butadiene, N is for acrylonitrile, तो इसका नाम क्या हो गया आपका, ब्यूना N। इसको हम कैसे भी बोलते हैं, एक्राइलोकोब्यूटाडाइन, राइट। नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 क्या है आपका, दो मोनोमर्स लेंगे जिसके अंदर है हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायमीन एडिपिक एसिड है, तो एसिड के लिए आपका क्या ऐड होगा इसके अंदर, COOH ग्रुप, दो आपके COOH ग्रुप आपके ऐड होंगे, और एडिपिक एसिड है तो CH2 राइट, याद हो जाएगा एडिपिक एसिड। हेक्सामेथाइलिन डायमीन, हेक्सा यहाँ पे क्यों लिया गया है, बिकॉज दिस, ये 6 CH2 मॉलिक्यूल्स है हेक्सामेथाइलिन, ओके। डायमीन, दो NH2 ग्रुप्स है तो हेक्सामेथाइलिन डायमीन। अब कोपॉलीमर्स दोनों, ये एक एग्जांपल आपका एक और टाइप होता है जो हम अब आने वाली स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाले हैं, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, व्हेन टू मोनोमेरिक यूनिट्स हैव डिफरेंट functional groups but which have affinity to each other so that they can eliminate a small molecule. This is called condensation, right? तो कोपॉलीमर ऐसे कोपॉलीमर जिनमें डबल बॉन्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, दो अलग अलग है, लेकिन इसमें आप एग्जांपल देख रहे हैं दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड है। इन दो मोनोमर्स में क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हम आने वाली स्लाइड में भी ये एग्जांपल आपका सेट हो जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है, कोपॉलीमर, दो अलग अलग मोनोमर्स हैं जिन्होंने कोपॉलीमराइज होकर के क्या दिया, ये दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन। कोपॉलीमराइजेशन में भी इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, अगर आप इन दोनों में देखें तो यहाँ पर आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, लाइक CH2CH सेम आया है, CH2CHCN सिर्फ डबल बॉन्ड एक्सचेंज हुए हैं। जब ये डबल बॉन्ड आपका 1 और 3 से जाएगा तो यहाँ 2 और 3 के बीच में आ जाएगा कार्बन वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। और फिर आगे ये इस कार्बन पे आ जाएगा, एक इस कार्बन पे, तो ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया, ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया। CN जहां पर है वही रहेगा, बिग ब्रैकेट लगाएंगे, बिग ब्रैकेट लगाएंगे आप यहाँ पर, और ये होल N हो गया, तो आपका ब्यूना N हो गया। सेम यहाँ पर करेंगे, दोनों में क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप है, COH ग्रुप, NH2 ग्रुप, दोनों में एफिनिटी है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकालेंगे, H2 मॉलिक्यूल निकलेगा, और जो जहां पर है जैसे वैसे ही आपका कैच हो जाएगा, लाइक CO CO CH2 होल 4 CO, और यहाँ से एक H2 मॉलिक्यूल निकल गया, NH आया, CH2 होल 6 और NH, बिग ब्रैकेट N, आपका हो गया नाइलॉन 6। अब हम आते हैं यहाँ पर एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये फॉर्म्ड होते हैं रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स पोजेसिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। वो मोनोमर्स जिनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, फिर पॉलीमराइजेशन के थ्रू, एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू एक लार्ज मॉलिक्यूल देंगे जिसका नाम होता है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन, राइट। हम एग्जांपल यहाँ पर अभी हमने जैसे देखा, जो ब्यूना एस था वो भी एग्जांपल एडिशन का है, जो पॉलीइथाइलिन है वो भी एग्जांपल है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप मेंशन करना नहीं भूलेंगे वो ये है कि जो रिपीटिंग यूनिट है, जो रिपीटिंग यूनिट है वो सेम रहती है जो मोनोमर का है, लेकिन कंडेंसेशन में ये चेंज हो जाती है। पीवीसी और पॉलीइथाइलिन दोनों एग्जांपल एडिशन के हैं। आगे चलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम आपको पहले बता चुके हैं। ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शंस बिटवीन टू डिफरेंट बायफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल monomeric units, but both these structural units, both the monomeric units have possess the such functional groups which have affinity to each other, so that क्या करेंगे, ये एक small molecule eliminate कर देंगे। किसकी फॉर्म में eliminate करेंगे, वाटर की फॉर्म में, अल्कोहल की फॉर्म में, हाइड्रोजन की फॉर्म में, डिपेंड करेगा किस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स इसके पास हैं। तो अगेन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एडिशन से इसको डिफरेंस करता है, जो रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट क्या है, एडिपिक एसिड है, हेक्सामेथाइलिन डायमीन।
एडिशन में सेम थी, लेकिन कंडेंसेशन में ये सेम नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है आप मुझे बताइए। यस, क्यों? क्योंकि इसमें से एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है, इसीलिए रिपीटिंग यूनिट इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ द मोनोमेरिक यूनिट। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ copolymerization, copolymers and the condensation polymers. आगे चलते हैं। इट इज एग्जाम्पल ऑफ कैरेलीन, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन, डाइमिथाइल कैरेथैलेट C6H4COO, यहाँ पे एक H था जो कि मिथाइलेशन के थ्रू यहाँ पे CH3 ऐड हो गया है दोनों एंड पर। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा इस तरीके से, डाइमिथाइल कैरेथैलेट C6H4, 2 कार्बन पे 1 और आपके 4th कार्बन एटम पर कौन सा ग्रुप अटैच है COOCH3, मिथाइलेशन के थ्रू बना है, पहले एसिड था ये। डाइमिथाइलिन ग्लाइकॉल, डाइमिथाइलिन 2 CH2 ग्रुप होंगे और 2 OH ग्रुप होंगे। क्या हुआ, इन्होंने कंडेंसेशन हुआ, स्मॉल मॉलिक्यूल निकाला, किस फॉर्म में निकाला, CH3OH फॉर्म में निकाला, और क्या बना आपका टेरेलिन। टेरेलिन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय नेम पूछा जाता है, डेक्रोन के नेम से भी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। पहले तो याद क्या रखेंगे आप, कैरेथैलिक एसिड, एसिड से क्या बना आपका डाइमिथाइल कैरेथैलेट। ओके, कैरेथैलिक एसिड क्या था यहाँ पे C6H4COOH, दोनों 1 और 4 कार्बन एटम पे COH ग्रुप ऐड थे, CH3 मिथाइलेशन के थ्रू दोनों एंड पर H को रिप्लेस कर दिया, एथिलीन ग्लाइकॉल, आपको क्या बन गया, टेरेलिन, राइट। अब हम यहाँ पर आते हैं डिफरेंस बिटवीन एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पर। एडिशन और कंडेंसेशन अब आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी, मीनिंग आ जाएगी। तो एडिशन पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। या कंडेंसेशन कैसे बनते हैं, वो मोनोमेरिक यूनिट जिनके पास बायफंक्शनल है, ट्राइफंक्शनल है, और उनके पास उन फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में आपस में एफिनिटी है जिससे कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर सके, ये तीसरा पॉइंट बनाएगा। तो एडिशन में कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं करता है, जबकि कंडेंसेशन में एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ द पॉलीमर इज सेम एज दैट ऑफ द मोनोमर। मोनोमर के अंदर जो मोनोमेरिक यूनिट होगी, आपकी रिपीटिंग यूनिट होगी, वो सेम रहेगी आपके पॉलीमर के अंदर, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये फॉर्म होते हैं एडिशन पॉलीमर्स चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के थ्रू, और ये फॉर्म होते हैं बाय दी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एग्जांपल्स हैं, जितना आप एग्जांपल लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। PE, PVC, PAN एंड PS। क्या है ये PE, पॉलीथाइलीन, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, PS पॉलीस्टाइरीन। ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके किसके, एडिशन पॉलीमर्स के। और साथ ही एग्जांपल ये बन जाते हैं, ये सभी एग्जांपल आपके बनेंगे किसके, होमोपॉलीमर के। क्यों, क्योंकि सभी में एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट आपकी ऐड हो रही है। और ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं कंडेंसेशन के, ब्यूना S, ब्यूना N एंड नायलॉन, सिंथेटिक रबर और सिंथेटिक फाइबर, और सिंथेटिक प्लास्टिक्स भी, कुछ प्लास्टिक्स होती हैं जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जांपल होती है। जैसे कि मेंशन कर लीजिए, मैं बोल देती हूँ, बेकेलाइट, UF, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ऑल कम्स इन कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये 6 पॉइंट्स आपके लिए इनफ है डिफरेंस करने के लिए। आगे चलते हैं। प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स विद द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग मोल्डेड और शेप्ड। प्लास्टिक की जो रेफर करते हैं हम इसको प्लास्टिसिटी से करते हैं, मतलब एबिलिटी टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज हो जाती है। द वर्ड प्लास्टिक वाज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्लास्टिकोज मीनिंग टू मोल्ड। ग्रीक में अगर आप किसी भी वर्ड का ग्रीक में मीनिंग करके लिखते हैं तो आपको समझ में भी आ जाता है और आपको याद रखना भी आसान रहता है। 2 तरीके के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, which can be repeatedly made soft and hard by heating and cooling are called thermoplastic polymers। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं वो किसके बीच के होते हैं, इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच के होते हैं। जनरली थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कैसे होते हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं। ब्रांच का मतलब क्या होता है, एक लीनियर चेन है जिसके अंदर, जैसे कि एग्जांपल है पॉलीइथीन, तो पॉलीइथीन इज द
एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलीमर का। और पीवीसी इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर। कैसे कि अगर प्रीवियस स्लाइड्स में अगर आप देखें तो पॉलीथीन में कोई भी आपका ब्रांच नहीं थी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एज इट इज डबल बॉन्ड ओपन होकर सिंगल बॉन्ड बनाया। लेकिन पीवीसी में एक Cl H रिप्लेस हो गया Cl से, तो Cl यहाँ पे क्या बनाएगा, ब्रांच बनाएगा। सिमिलरली पॉलीस्टाइरीन में भी आपको पॉलीमर बता दें, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, दूसरे कार्बन एटम पे एक C6H5 ऐड हो जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए, आपके ब्रांच पॉलीमर के और ये लीनियर पॉलीमर के। तो यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन बन गया जो कि आप इसको ऐड कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होती हैं, ये पॉलीमर्स आर हार्ड प्लास्टिक्स होती हैं। दे कैन नॉट बी रीमोल्ड, दे कैन नॉट बी रीशेप्ड एंड दे आर वेरी हार्ड प्लास्टिक्स। ब्रांच प्लास्टिक्स होती हैं, जनरली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनती है। और इनका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। आगे चले, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक दोनों ही प्लास्टिक है। तो टेम्परेचर से रिलेटेड है, थर्मो इज फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे वेरी करती है, टेम्परेचर पे ये क्या सॉफ्ट हो जाती है, वीक होती है, लेस ब्रिटल होती है, कि उस टेम्परेचर पे गर्म करने पे ये हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और मोर ब्रिटल होती हैं। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसको क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। इट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन cooling, but it does not become soft on heating even though they get harder. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। जबकि थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स इनसॉल्युबल होते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स दे कैन बी रीमोल्डेड बट दे कैन नॉट बी रीमोल्डेड। रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स होती हैं बट थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स आर नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स। पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड all are the examples of thermosetting and thermoplastic, right? आगे चलते हैं, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर आपकी क्या है, रबर का एग्जांपल है, रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर एंड पॉजेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो रबर का अपना हर एक पॉलीमर का अपना एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें या तो डबल बॉन्ड होंगे या फिर इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जिनमें की एफिनिटी होगी और एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे, जिससे आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बनेगा। तो नेचुरल रबर इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक विच पॉजेस इलास्टिसिटी, जिसके अंदर इसको अगर आप फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेच हो जाती है, व्हेन द फोर्स इज आप छोड़ देते हैं तो ये वापस से दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, राइट। इसको सबसे पहले कहाँ से ओरिजिन कहाँ से हुआ था इसका, जैसे आपने रबर प्लांट के नेम सुने हुए हैं, करेक्ट, जैसा आपने के दिमाग में इमेज भी आया होगा। जैसे हल्का सा कट अगर हम लगाते हैं तो उसमें एक लेटेक्स निकलता है, एक मिल्की प्रोडक्ट निकलता है। दैट मिल्की प्रोडक्ट हैज कंटेन दिस केमिकल स्ट्रक्चर, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इट इज कॉल्ड आइसोप्रेन। केमिकल नेम इसका क्या है, आइसोप्रेन। आइसोप्रेन को क्या कहते हैं, 2-methyl-1,3-butadiene। अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप सिर्फ CH3 को भूल जाए और यहाँ पे H लगा हुआ है तो ये क्या था, ये 1,3-butadiene था। लेकिन 2 नंबर कार्बन एटम पे इस H को किससे रिप्लेस कर दिया, CH3 से, तो क्या बन गया, आइसोप्रेन। अब सिंगल unit of isoprene, when n number of isoprene units are joined together to form a large molecule, then it is called polyisoprene and it is natural rubber, right? ये इंपॉर्टेंट है आपको नेचुरल रबर में लिखना। इसका ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रेन, तो इट इज 2-methyl-1,3-butadiene, लाइक 2 कार्बन पे एक H को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया। लिमिटेशंस ऑफ नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर की लिमिटेशंस क्या है आपको समझना पड़ेगा। नेचुरल रबर कैसी है, सॉफ्ट होती है, हाई टेम्परेचर पे चिपचिपी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, और लो टेम्परेचर पे ब्रिटल हो जाती है। बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी टेंडेंसी होती है। दे आर वेरी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, दे आर नॉन रेसिस्टेंट टू अटैक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, लाइक ज्यादा सनलाइट में ये क्या हो जाते हैं, रेसिस्टेंट अपने आप को नहीं कर पाते हैं, इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेस एब्रेशन रेसिस्टेंस होते हैं, लेस रेसिस्टेंस टू वेदर कंडीशंस होता है, वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ज्यादा होती है, राइट। तो ये सभी इनकी क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं। अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं वल्केनाइजेशन प्रोसेस। वल्केनाइजेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच
वो आपको विच इज गिव्स द सिंथेटिक रबर, कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग द सल्फर इन बिटवीन द क्रॉस लिंक्स। वो क्रॉस लिंक्स कौन से हैं? आपके डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसमें आप हमेशा याद रख लीजिए कि क्या होता है कि नेचुरल रबर को हिट किया जाता है विद द सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड। ये आपको कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर क्या है? पॉलीआइसोप्रीन, उसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गया होगा। सल्फर के साथ ऐड करेंगे किसकी प्रेजेंस में? जिंक ऑक्साइड में। कितना टेम्परेचर? 373, 415। इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस के बाद जो रबर मिलेगी उसे हम वल्केनाइज रबर कहते हैं, जिसके अंदर सल्फर एडेड होंगे। कहां पर? डबल बॉन्ड के बीच में। अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। और प्रोसेस क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन, राइट। देखिए, दिस इज व्हाट? CH2C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2। ये एक पार्ट है किसका? पॉलीआइसोप्रीन का एक पार्ट है। फिर दूसरी पॉलीआइसोप्रीन लगा, ये दूसरा पार्ट है। ये ऐसी लंबी चेन बनती चली जाएगी। एक चेन ये हो गई पॉलीआइसोप्रीन की, और दूसरी चेन ये हो गई। कैसे? ये आपका CH2C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, आपका ये एज ए साइड चेन डबल बॉन्ड। अब ये दो चेन्स के बीच में यहाँ पर ये सल्फर 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 ऐड हो गया क्रॉस लिंक्स के बीच में। दोनों चेन्स के दोनों डबल बॉन्ड आपके ओपन हो गए। जब इसका डबल एक सिंगल बॉन्ड आएगा, इसका आएगा, तो एक सल्फर ऐड हो जाएगा। जब इसका डबल बॉन्ड ओपन होगा तो दूसरे सल्फर आपके अटैच हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड वल्केनाइज्ड रबर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन प्रोसेस। ये आपको लिखना, मेंशन करना बहुत जरूरी है। आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर है, कैसे आप समझ पा रहे हो उसको? CH2C, CH3, इसको हमने जिगजैग मोशन में लिख दिया है। आप स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे CH2H, ठीक है। फिर यहां तक ये आपकी एक यूनिट है, दिस, राइट। CH2C, CH3, CH, CH2। फिर दूसरी यूनिट हो गई आपकी यहाँ तक। फिर आपकी ये तीसरी यूनिट, फिर अगेन यूनिट। ये नेचुरल रबर है। अब इसमें सल्फर ऐड हो जाए। इस नेचुरल रबर को हम गुटा पर्चा भी कहते हैं, ठीक है। ये एक जिस प्लांट से मिलता है गुटा, उसी को इसका नाम हुआ गुटा पर्चा। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर एंड वल्केनाइज्ड रबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। नेचुरल रबर सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, लेस इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक होती है। अगर आप इसको एक टाइम पर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है नेचुरल रबर की वो कम होती है, वल्केनाइज्ड रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, टेंसाइल लोड बेयरिंग कैपेसिटी। नॉन हीट रेसिस्टेंस होते हैं, ये मोर हीट रेसिस्टेंस होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स इनके कम होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स इनके ज्यादा होते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज होती हैं। ये इजीली ऑक्सीडेशन इनमें नहीं होता है। ओवर द टाइम, लॉन्गर टाइम के लिए ये सस्टेन कर सकती है इन दी आउटर एटमॉस्फेयर। Merits of vulcanization. Vulcanization increases tensile strength, elasticity, extensibility. ये इंपॉर्टेंट है, आपको मेंशन करना जरूरी है कि वल्कनाइज रबर में ऐसा क्या है जो नेचुरल रबर से इसको एकदम डिफरेंट करती है, अलग करती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है, राइट। वल्कनाइज रबर possess लो वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी, वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं होता है। दे आर हायर रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, एब्रेशन एंड वियर एंड टियर। एब्रेशन रेसिस्टेंस होते हैं, एटमॉस्फेयर में जाने पर बहुत जल्दी चिपक नहीं होते हैं। इनके अंदर, वल्कनाइज रबर के अंदर बेटर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होते हैं, इंसुलेटर के तरीके से वर्क करते हैं। इट इंक्रीजेस रेसिस्टेंस टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फैट्स एंड ऑयल्स। इट मेक्स रबर लेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज्ड। सिंथेटिक रबर क्या है? सिंथेटिक रबर एक मैनमेड रबर है। ये जितने भी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं ये सिंथेटिक रबर के हैं। द मोनोमर्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। सिंथेटिक रबर आल्सो हैज मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस सिमिलर टू नेचुरल रबर। जैसे कि आपकी कहाँ कौन सी एप्लीकेशंस पे यूज किया था? ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, टायर्स में, होसेस में, बेल्ट, फ्लोरिंग, डोर्स, विंडोज। नियोप्रिन, ब्यूनेस, ब्यूनेन आर एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक रबर। ये एक चार्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये आपकी बुक आती है शशि चावला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसमें चार्ट ये दे रखा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल शशि मैम के लिए। अगर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर, यस सॉरी, ब्यूना एस में दो मोनोमर्स होते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइईन और दूसरा है स्टायरीन। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा अब तक, CH2
आपका डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। और स्टाइरीन का है कि आपके जो इथीन का मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH, एक H आपका किससे रिप्लेस हो गया है? बेंजीन से, जो हो गया आपका स्टाइरीन। दोनों आपस में दो अलग अलग मोनोमर्स हैं, इन्हें आपस में कोपॉलीमराइज करेंगे, आप आपस में इनका एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, ये बेंजीन रिंग एज ए साइड चेन आ जाएगी, और ब्यूना एस का ये एग्जाम्पल हो गया। ब्यूना एन सेम ब्यूटाडाइन रहेगा, और इथीन में से एक एच CN से रिप्लेस हो गया है, जिसको एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। ब्यूना एन आपको मिल जाएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू। ब्यूटाइल रबर, GRI इसका क्वेग नेम है इसका, ये इसको यहाँ पे इस तरीके से कहते हैं। आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन क्या है? क्योंकि ब्यूट आ गया, 4 कार्बन एटम होंगे, और ईन है तो CH2 डबल बॉन्ड C, कार्बन के दोनों हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस हो गए, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटाइलीन। और आइसोप्रीन, आइसोप्रीन आपको मालूम है ब्यूटाडाइन का दूसरे कार्बन एटम पे जो H होता है वो रिप्लेस हो जाता है CH3 से, तो CH2 आपका क्या हो जाएगा? CH, हम आइसोप्रीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आइसोप्रीन आपका क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? कोपॉलीमराइज करेंगे, और क्या बनेगा आपका? ब्यूटाइल रबर। सेम आपको ऐसे ही लिखना है, एज इट इज लिख देना है। सेम रिपीटिंग यूनिट जो होगी पॉलीमर के अंदर वो सेम रहेगी जो आपकी मोनोमर के अंदर, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं होगा, सिर्फ बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा। जो 4 बॉन्ड के बीच में है तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगी, अगर 2 बॉन्ड के बीच में है तो पहले और दूसरे के एंड पर आ जाएगी। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का पहला एग्जांपल है PVC। PVC इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC is made by addition polymerization। हम अभी तक हम बता चुके हैं, PVC के सभी एग्जांपल्स देख रहे हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपका इथीन में से एक H रिप्लेस होकर Cl हो गया था। इट इज एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ये कहाँ पे यूज किया जाता है? कंस्ट्रक्शन में, डोमेस्टिक में, पैकेजिंग में, जहाँ कहीं पे भी इस तरीके की प्लास्टिक्स यूज होती है, वायर, केबल्स, ऑटोमेटिव, आपके हैंडल्स में, आपके लेदर शीट्स में, मेडिकल में, आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, टॉयज में, क्लोथिंग में, हर जगह PVC आपका यूज किया जाता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं? 2 एग्जांपल्स आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। These are the condensation products of phenol and formaldehyde। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आपके 2 पॉलीमर्स हैं, एक तो बेकेलाइट है और एक रिसाइट है। फिनॉल्स का आपको मालूम है C6H5OH, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इन दोनों के आपके एसिड कैटलिस्ट में की प्रेजेंस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, नोवेलेक बनेगा। हीट एंकरिंग एजेंट होगा, बेकेलाइट बनेगा। लेकिन अगर ये वही बेस कैटलिस्ट लेते तो रिसॉल बनता है और रिसाइट बनता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकेलाइट जो आपको इंपॉर्टेंट है याद करनी, फिनोलिक रेजिन्स आर हार्ड, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स। दे हैव एक्सीलेंट हीट एंड मॉइस्चर रेसिस्टेंस। दे हैव गुड केमिकल रेसिस्टेंस, एब्रेसिव। ठीक है, कीवर्ड्स हैं आपको, ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। वो कीवर्ड्स क्या हैं आपके? कैसे हैं आपके? कैसे हैं ये? केमिकल रेसिस्टेंस आपको लिखना जरूरी है, एब्रेशन रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि प्लास्टिक है तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, डार्क कलर्ड होंगे, पिंकिश ब्राउन होंगे, और एक्सीलेंट इनके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है, एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, और हार्ड, रिजिड और स्ट्रॉन्ग तो होते ही है क्योंकि थर्मोसेटिंग है। क्यों थर्मोसेटिंग आपने पढ़ाई था, दे कैन नॉट बी रीशेप्ड, दे कैन नॉट बी रीमोल्ड, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ पर हम इनको यूज करते हैं? एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक प्लग्स एंड स्विचेस। It is used for handles for cookers and saucepans. It is used for adhesive for grinding wheels and brake linings. ब्रेक की लाइनिंग जो लगती है वार्निशेस में यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में और प्रोटेक्टिव कोटिंग में। इनको आप आयन एक्सचेंज रेजिन्स में भी यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल है जो हमने अभी आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था बेकेलाइट और आपके इसका रिसाइट बनाने का। तो ये आपका क्या हुआ? फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, दोनों में पहले CH2 मिथाइल ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनेगा। सेम फिर आपके क्या करेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल पॉलीमराइजेशन होगा, CH2 लिंकेज होगा, जिससे कि नोवोलेक बनेगा। आपका कैसा? एसिड कैटलिस्ट होगा, और ये CH2 लिंकेज से सभी फिनॉल यूनिट्स आपकी CH2 से लिंक करेंगी, जिसे हम क्या कहते हैं? बेकेलाइट कहते हैं।
बैकेलाइट समझ गए। और अब इसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर आता है किसका, नोवोलैक का। सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिर्फ सिंगल यूनिट जो होती है यहाँ तक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, नोवोलैक कहते हैं, बेस के प्रेजेंस में होता है।